हेलो फ्रेंड्स, तो यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल की इस सीरीज़ में हमारे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और कल हम लोगों ने साहित्यिक साक्ष्य में जो धार्मिक साहित्य थे उनके बारे में पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धर्मोत्तर साहित्य, या इसी का दूसरा नाम है गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। तो अब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत होते हैं इनसे हमें इतिहास को समझने में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं और इनके माध्यम से हम अपने इतिहास के पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत के रूप में गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोतों का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगर जिसने भी 7-8 लेक्चर ये पूरे मन लगा के देखे होंगे तो उनको एक चीज़ ये तो कॉमन हो गई होगी कि अभी तक के जैसे साहित्यिक स्रोत का कोई भी क्वेश्चन मेंस में आ जाए तो जो उसका इंट्रो रहता है वो सेम ही रहता है, बस 2-3 पॉइंट चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से इंट्रो लिखने के लिए हम लोगों को कंटेंट इस तरह से तैयार किया जाता है कि जैसे 10 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए या 20 टाइप से, इंट्रो उसका एक ही टाइप से होगा। तो ये सारे स्रोत में ये चीज़ हमारी सेम ही है, तो इनको बार बार याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं। प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत के रूप में गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोतों का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऐसे साहित्य में अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कई प्रकार की गतिविधियों की प्रचुर झलक हमें मिलती है। जैसे पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से हमें पूर्व मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र कथा, सरित सागर किनकी, सोमदेव की, इन सभी साहित्यिक ग्रंथों से हमें किनकी जानकारी मिलती है, मौर्य काल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। और ये कंटेंट इतना अच्छा है कि जैसे ये वाला कंटेंट है ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है। कथा सरित सागर था और ऑप्शन दिए हुए थे कि किनकी रचना है, तो ये थी सोमदेव की। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन यहीं से प्रीलिम्स के कंटेंट की भी जानकारी निकल आती है। तो इसीलिए हमने फिर से बताया है कि ये मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों हमने दोनों को माइंड में रख के इस तरह से नोट्स बनाए ताकि प्रीलिम्स के लिए में ज़्यादा कंटेंट पढ़ना ना पड़े, उनके लिए ज़्यादा किताबें ना देखनी पड़े। तो ये हो गया कि पाणिनिकृत जो अष्टाध्यायी है वो किनकी है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी कौटिल्य की है। तो इनसे हमें क्या मिलता है, किसकी जानकारी मिलती है, पूर्व मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से व्रत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र जी की एक कथा, सरित सागर सोमदेव जी का है। इन सभी साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें मौर्य काल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। अब कौटिल्य की अभी हमने बोल दिया कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी कौटिल्य की, जबकि अष्टाध्यायी ये रचना है और ये किसकी है, पाणिनिकृत की है। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और आगे देखते हैं। फिर कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र किसकी रचना है, वो है कौटिल्य की। तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन राजनीतिक आदर्शों, आर्थिक साधन बढ़ाने के उपायों, तत्कालीन समाज की स्थिति आदि की विस्तृत चर्चा हमें मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कौटिल्य से पहले जो अपना जो भारत था ये अखंड भारत था, उस समय अखंड भारत नहीं था। मौर्य साम्राज्य से पहले अपना भारत विभाजित था, खंड खंड में बटा हुआ था। फिर कौटिल्य ने उन्होंने ऐसी राजनीति बनाई, उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए कि पहले भारत का एकीकरण किया जाए। तो जो भारत को एकीकरण करने का श्रेय जाता है वो सबसे पहले कौटिल्य को जाता है, क्योंकि कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को ये समझाया कि पहले हमें अगर भारत को जीतना है तो पहले इसका एकीकरण करना है। अखंड भारत की नींव कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य से रखवाई थी। इनके पहले जो अपना भारत था वह अविभाजित था, विभाजित था, खंड खंड में बटा हुआ था। और इन्होंने ही आकर क्या किया कि भारत को अखंड बनाने के लिए, एक साथ लाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को अपने सिद्धांत बताए और नीतियाँ इनके सामने प्रस्तुत की। अगला पॉइंट क्या है, गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिषी ग्रंथ के रूप में संकलित है जिससे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो गार्गी संहिता से हमें क्या प्राप्त होता है, यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यहीं से पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा तथा कुसुमध्वज पर आक्रमण किया था। अगला पॉइंट, अब जैसे पॉइंट पे लिखा हुआ है तो ये इस तरह से लिखने से थोड़े मार्क्स
ज़्यादा हमें मिल जाते हैं। अगला देख लेते हैं, कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम है, ये इससे क्या पता चलता है, इससे शुंगकालीन राजनीतिक व सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। तो इनके मालविकाग्निमित्रम से शुंगकाल के बारे में हमें पता चलता है। अगला है पतंजलि का जो महाभाष्य है, ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कि महाभाष्य किसकी रचना है, तो ये पतंजलि की। तो जो पतंजलि का महाभाष्य है उससे शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है कि किस प्रकार अग्निमित्र ने यवन आक्रमण को भारत के अन्य भागों में प्रसारित होने से रोका था। बाणभट्ट के हर्षचरित से हर्षवर्धन के राज्यकाल की गूढ़ जानकारी प्राप्त होती है। वाकपति के गौरवाओं में कन्नौज नरेश पर आक्रमण तथा उसके वध का वर्णन मिलता है। विल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र, पद्मगुप्त का नवशय सांकचरित और संध्याकर नंदीकृत का रामचरित तथा हेमचंद कृत कुमारपाल चरित से भी तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। फिर दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का सर्वोत्तम स्रोत संगम ग्रंथ है। तो ये बात सच है कि अगर हमें दक्षिण भारत के बारे में जानना है तो संगम साहित्य को पढ़ना होगा। संगम साहित्य में दक्षिण भारत की विविध जानकारी, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे इनकी जानकारी दी हुई है। संगम ग्रंथ के संकलन का अंतिम काल जो है वो 6ठी सदी तक माना जाता है। संगम साहित्य लौकिक साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें चीड़, चोल तथा पांड्य राजाओं का इतिहास तथा उस काल की सामाजिक गतिविधियों का व्यापक वर्णन किया गया है। इस प्रकार ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य ही विश्वसनीय स्रोत दिखता है। फिर यहाँ पर हमने कुछ बौद्ध ग्रंथ लिख दिए हैं ताकि जैसे ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं कि जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं, ये रचनाएँ हैं, ये मतलब पिछले 2 साल से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब बिल्कुल इसी तरह की, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं कि बताना है कि किसकी रचना, और वैसे तो सभी को पता है बौद्ध जैन जो ये हैं इनसे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन और मेंस में और जीएस में तो आते ही आते हैं। तो ये लेखक हो गए बौद्ध ग्रंथ और ये इनकी क्या हो गई रचनाएं। तो जैसे अश्वघोष का क्या है, बुद्ध चरित्र, सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण। जैसे बुद्ध चरित्र कई बार पूछा जा सकता है, तो हो सकता है हमसे आगे चल के ये ना पूछा जाए, कवि का नाम यही दे दिया जाए, जो लेखक हैं यही नाम दे दिया जाए और इनके शायद ये रचना पूछ ली जाए या फिर ये पूछ ली जाए। उसी तरह बुद्ध घोष हैं, उनकी जो रचना है विशुद्धि मग्न हीनयान शाखा का ये एक ग्रंथ है। नागार्जुन की माध्यमिक कारिका प्रज्ञा पारमिता। असंग से सूत्रालंकार लंकावतार सूत्र महायान शाखा का ये ग्रंथ है। वसुबंधु प्रमाण समुच्चय आलंगन परीक्षा। चंद्रगोविंद से क्या है, शिक्षा समुच्चय। और ये वासदत्ता भास द्वारा नाटक